अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे आज। हम कह सकते हैं वीक का ट्रेडिंग सेशन सेकंड है ये, और इस पे थोड़ा सा एक वॉलेटाइल सिचुएशन देखी गई। इन अ सेंस मार्केट ने एक डिप ली, डिप के अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई फॉर द इन्वेस्टर्स, फॉर द बायर्स के वो आएँ और कोई न्यू इन्वेस्टर है वो भी आ जाए। तो आज के दिन हमने थोड़ा सा इंट्राडे लो में भी थोड़ा मार्केट को जाते हुए देखा, और हायर साइड पे भी एक एज लॉन्ग एज जो कल का क्लोजर था वो भी, और साथ साथ मार्केट ने फाइनली क्लोजर भी किया। बट आप आज हम कह सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग नोट रहा, यानी कि हम इसको इन सेंस ये भी कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन या एक सस्टेनेबल मार्केट दिखाई दी, क्योंकि अब मार्केट के डेली बेसिस के तकरीबन हाईज जो है वो 1500 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा जाता है या 1800 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा जाता है। तो आज के दिन अगर 1300 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब ये मार्केट यकीनन इसको प्रॉपर्ली कंसोलिडेट करके आगे बढ़ेगी। तो डिटेल भी बात करेंगे, साथ साथ पॉलिसी रेट कल हमने देखा 2% की कमी की गई, और इंटरनेशनली भी फेड के भी रेट कट एक्सपेक्टेड है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, इन द रीजन और इंटरनेशनली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कितना बिजनेस एनवायरनमेंट पाकिस्तान के लिए जो है वो एक फीजिबल हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो रहा है। साथ साथ ऑयल प्राइसेस के हवाले से ऑफ कोर्स ये न्यूज़ है कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और वो अब थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखाई देगा। वो हमारे लिए लोकल मार्केट के लिए भी एक अच्छी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कल कराची के बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई, एक एड्रेस हुआ। उस एड्रेस के अंदर कुछ अप्रिसिएशन देखी गई फॉर, हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं सुपर टैक्स के बाद इस पे कमी जो है वो यकीनन की जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये अप्रिशिएट किया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने काफ़ी कॉपरेशन की है, और साथ साथ टैक्स के मेजर्स के लिए जो कि हम कह सकते हैं कि मुल्क का तकरीबन 3/4 हम कह सकते हैं कि जो एक एम्प्लॉयमेंट है वो भी वही कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो फुलफिल करता है। तो कल काफ़ी डिटेल बात हुई, और इसमें ये भी देखा गया कि जो माशी पॉलिसीज़ हैं उनका आगे बढ़ना ज़रूरी है, उनका एक कंसिस्टेंट रहना भी नेसेसरी है। इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। 9 मंथ से एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, साथ साथ एलएसएम ग्रोथ दिखाई दे रही है, फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ के नंबर दिखाई दिए हैं। अब से कुछ देर पहले कैबिनेट मीटिंग हुई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस की, और उसमें ये कहा गया कि एक माशी जामा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये प्रोग्राम होगा जिसमें यकीनन मईशत के हवाले से जो जो लूप होल्स रह गए हैं वो फिक्स किए जाएंगे। हम चीज़ों के ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं और मज़ीद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। पॉलिसी रेट में कमी एक मुतहर्रिक और मुस्तहकम मईशत की बुनियाद रखती है। इसके असरात से सनत, तजारत और सार्फिन सबको फायदा पहुँचता है, जबकि इक्तसादी तरक्की के इम्कानात रोशन होते हैं। मौजूदा हुकूमत के दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 5वीं बार कमी का ऐलान किया है और पॉलिसी रेट 15% से 13% कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पॉलिसी रेट में कमी को मुल्की मईशत के लिए खुशाइन करार देते हुए कहा है कि इससे सरमायाकारी में इजाफा होगा और सरमायाकारों के एतमाद भी बढ़ेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि शरह सूद कम होने से कर्ज पर सूद की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। पॉलिसी रेट कम होने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं जो इक्तसादी सरगर्मियों को फरोग देते हैं। शरह सूद कम होने से कारोबारी लोगों को कम शरह पर कर्जे दस्तयाब होते हैं, जिससे नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई होती है। कम शरह सूद के बायस कारोबारी लागत में भी कमी होती है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार फरोग पाते हैं। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे से नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा होते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है और लोगों की कुव्वत खरीद में बेहतरी होती है। मौजूदा कर्जों पर सूद की अदायगी कम हो जाती है, जिससे माशी सरगर्मियों में इजाफा होने से मईशत का मजमूई हुजम बढ़ता है। एग्जैक्टली अब तो यही देखा जाएगा कि तमाम जो बिजनेसेस हैं वो अब फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आएंगे, यानी कि अपनी एक्सपेंशन की तरफ आएंगे। उधार सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली तमाम बिजनेसेस जो है वो एक्सपेंशन इसलिए भी करेंगे कि अब वक्त आ गया है फाइनली एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस करने का। सो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है ज़की इजाज साहब ने। आप बिजनेसमैन हैं, रीजनल चेयरमैन हैं FPCCI के, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। नईम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद शमसुल इस्लाम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी भी एक एक्सपर्टीज़ के जरिए हम देखेंगे कि
एक ओवरऑल जो एक बिजनेस परफॉर्मेंस है वो क्या दिखाई देते हैं। मैं नईम सिद्दीकी साहब से सबसे पहले पूछना चाहूँगी। नईम साहब, इकोनॉमिक एक रिवाइवल देखा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कैबिनेट मीटिंग में कहा एक जामिया पॉलिसी देने वाले हैं वो, ऑटोमेटिकली बिजनेसेस अच्छे होंगे, एक कंसिस्टेंसी देखी जाएगी पॉलिसीज़ के अंदर, और ऑटोमेटिकली जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, चाहे हम अगर एक फर्स्ट क्वार्टर के नंबर देखें, एलएसएम की ग्रोथ देखें, या हम ये देखें कि जो पॉलिसी रेट खासकर फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ रहा है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? जी थैंक यू वेरी मच। कहाँ से शुरू करें? हर तरफ ही इट्स अ गुड न्यूज़। और जैसे कि अभी आपने एक रिपोर्ट भी दिखाई और आप भी जैसे जिक्र कर रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि पॉलिसी रेट जो है वो 200 बेसिस पॉइंट का हुआ है और 13% पे आ गया है। 5वीं दफ़ा ये कंटिन्यूसली जो है स्टेट बैंक ने इसमें कमी की है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी सेंसिबल एंड वेरी कॉशियस मूवमेंट है स्टेट बैंक का पाकिस्तान की तरफ से। एंड आई विल अप्रिशिएट द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के वो तमाम मुतालबात मानने शुरू कर दिए हैं कि जो शुरू से ही हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो कही थी कि पॉलिसी रेट को कम किया जाए, मार्कअप को कम किया जाए, उसी तरह बिजली की कीमतों में कमी की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर किया जाए। तो ये एक शुरुआत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इसका देखिए इम्पैक्ट आपने इमीडिएटली देखा कि एलएसएम ग्रोथ बेहतर हुई है। तो इसी तरह कल जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बात की, टैक्सेशन पे बात हुई कराची में, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अब बेहतर आ रहे हैं उस तरफ से कि जो काविशें पिछले 9 महीने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की, जिसमें ख़ास तौर पे SIFC की जो कोशिशें थी, जिसमें ख़ास तौर पे MOUs थे, सऊदी अरब के वफद का दौरा था, चाइना के वफद का दौरा था, फिर रूस के वफद का दौरा था, ताजिकिस्तान के वफद का दौरा था। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के जो इकट्ठी हुई हैं, ये एक पॉजिटिव ड्राइव की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में अब हमने ये जो 2024 है ना, इसको हमने एक बेस लाइन बना दी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी। अब हम उस रनवे पे चले गए हैं जिसने टेक ऑफ करना है, और मैं समझता हूँ कि ये वो पॉजिटिव मेजर्स थे जो बिज़नेस कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही थी, ये वो पॉजिटिव अप्रोचेस थी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रही थी फ्रॉम आवर काउंटर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जिनके साथ जितने MOUs हुए हैं, जिनके साथ फ्यूचर बिजनेसेस की बातें हुई हैं, और अभी पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि ये 300 तकरीबन 300 साढ़े 300 मिलियन शेयर का डेली कारोबार हुआ करता था। 1.5 बिलियन का इस दिसंबर 10 साल पहले दिसंबर में, तो अब इस साल दिसंबर में 1.5 बिलियन की ट्रेडिंग है डेली। तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है बायर का वो बहुत बढ़ गया है। इस साल 7 न्यू कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज में। ये बता रहे हैं कि कितना कॉन्फिडेंस है। ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो पॉजिटिव साइड पे जा रही है। स्टॉक्स की ही बात हो रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, तो 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं। ओपन हुई मार्केट 1,16,169.41 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 1,17,039.17। ये एक हायर साइड पे मार्केट ने एक अच्छे स्पैन में हम कह सकते हैं कि ओपनिंग साइड पे पंच किया, और ओपनिंग साइड के बाद मार्केट 1000 पॉइंट्स तकरीबन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में गई। लोअर वाज 1,13,668.54। एक हाईली एक वॉलेटाइल आज सिचुएशन विटनेस की गई और मार्केट ने एक डिप लिया। आप कह सकते हैं कि आज के दिन मार्केट में काफ़ी स्पेस बनी होगी वो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्लोजर रहा 1,14,850.68 यानी कि 1,308.73 का डिक्लाइन इन अ सिंगल डे देखा गया, एंड दैट इज़ द कंसोलिडेशन डे। आज हम कह सकते हैं दिस इज़ द सेकेंड डे। कल मार्केट आपको यकीनन नया सरप्राइज करेगी। और अभी नईम सिद्दीकी साहब ने कहा कि नए IPOs आ रहे हैं। ऑफ कोर्स नए IPOs आए हैं इस साल के अंदर। 7 IPOs आए हैं जिसमें 2 जेम बोर्ड में भी लिस्ट हुए हैं। जेम बोर्ड आपको पता है जो SMEs के लिए एक बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया स्टॉक मार्केट की जानिब से, और ये बोर्ड इसलिए था कि जो एक कम इन्वेस्टमेंट या कम हम कह सकते हैं छोटा कारोबार हो, उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज में आना और अपनी कंपनी को फ़रोग देना, उनके लिए एक इन्वायरमेंट पैदा किया गया। तो जेम बोर्ड को भी हम यहाँ पर 2 कंपनीज लिस्टेड हुई हैं और यकीनन इन तमाम को कुल मिला के 7 IPOs इस साल में आए हैं। मैं ज़की इजाज़ साहब से पूछना चाहूँगी
चाहूंगी ज़कीर इजाज़ साहब, इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक रिवाइवल, खासकर अगर हम देखते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, या हम देखें अगर हम अपने इंपोर्ट बिल को कर्टेल करते हुए, तो कितना हमारे पास ऑप्शंस बन जाते हैं। और फिर फाइनेंस टीम का बैक टू बैक देखना, टैक्सेशन के मेजर्स को देखना, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स कलेक्शन का हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाना हो, तो हमारे पास हमने देखा वो एक अनपॉपुलर डिसीजंस या अनपॉपुलर डिफिकल्ट डिसीजंस लिए गए जो आज से पहले लेना हम कह सकते थे सियासी तौर पे मुमकिन नहीं था। तो कैसे आप इसको देखते हैं एज अ चैम्बर रिप्रेजेंटेटिव? जी नताशा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त जो करंटली इस वक्त सिचुएशन है, एक तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, SIFC को और ख़ास तौर पर मैं आसिम मुनीर साहब को जो आर्मी चीफ़ है उनको मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखें, ये चीज़ आज से नहीं शुरू हुई। जब आसिम मुनीर साहब आए, सबसे पहले उन्होंने स्मगलिंग को रोका और उसकी वजह से जो डॉलर में जो मुस्तकम उसमें जो एक कंसिस्टेंसी आई, इस्तेकाम आया 278 के ऊपर, तो सबसे पहला जो मैं समझता हूँ इंडिकेटर वो था। उसके बाद फिर बाकी इंडिकेटर पॉजिटिव होने शुरू हुए। और आपके नाजरीन को भी याद दहानी करवाते चलें, वो वक्त था जो हम डेली देखते थे, जब हम आज मार्केट को सराह रहे हैं तो हम डेली देखते थे कि डॉलर भी डाउन साइड जा रहा था और रुपी डेली बेसिस पे अप्रिशिएट कर रहा था। 38 कंसेक्यूटिव डेज थे वो जिसमें किया था। उस वक्त ये सूरत हाल थी कि 350 के टच कर गया था ब्लैक मार्केट में, और ये न्यूज़ थी कि अभी अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था, और ये इस वक्त जो न्यूज़ थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब की जो उस वक्त की जो इंटरवेंशन थी उसने आज पाकिस्तान की जो भी इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन है, मेन जो पहला जो बुनियाद थी वो उनकी तरफ से आई। इसी तरह दूसरी उनका जो मेन जो एक्शन था वो था IPPs के लिए एक टास्क फोर्स का बनाना। देखिए, पाकिस्तान के लिए कि तरक्की के लिए, इकोनॉमिकल तरक्की के लिए कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगेन यहाँ पर SIFC का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई जो दिन रात IPPs के ऊपर काम कर रही है, जिसकी वजह से तकरीबन 18 IPPs क्लोज हो गए हैं और बाकी इन प्रोसेस हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द फरवरी एंड या मार्च के अंदर जो हम बिजली का मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से 9 सेंट का, इंशाल्लाह ताला ये भी हो जाएगी। और हमें ये भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो इंटरेस्ट रेट है ये भी इंशाल्लाह फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सिंगल डिजिट हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर से पहले भी हम तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हो जाए। गवर्नमेंट कुछ फैसलों में ताखीर कर रही है, एक तो IPPs के हवाले से जो बिजली के रेट के हवाले से, और नंबर 2 इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो इस साल का दिसंबर ताखीर कर रही है या अपनी मजबूरी भी तो हो सकती है ना। यहाँ पर ये भी तो दिख रहा है ना कि इंटरेस्ट रेट जैसे रियल इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो बात होती है, गुंजाइश दिखाई दे रही है, तो बिजनेस कम्युनिटी मांग करती है कि 500 बिप्स कम कर दें आप। जी देखिए ना, अभी भी गवर्नमेंट के पास ऐसा ही है ना। नहीं सर, देखिए गवर्नमेंट के पास अभी जो CPI इंडेक्स आया है दिसंबर को 4.7% आया है। तो IMF भी ये कहता है कि उससे 1-2 पॉइंट ऊपर रखकर आप इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास अभी भी देखा जाए तो 7-8% का गैप अवेलेबल है। देखिए, बात यह है कि हमने इकोनॉमी को उठाना है इस वक्त, जो इस वक्त डाउन हुई हुई है। तो नो डाउट, जैसे आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी एक न्यूज़ है और एक अच्छा लुक है। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसके लिए भी एक अच्छी आउटलुक है। देखिए, लास्ट 2 ईयर में 9 ट्रिलियन रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट हुआ, जिसमें लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। अब वो 9 ट्रिलियन जो है ना वो मार्केट में आना है। तो स्टॉक एक्सचेंज, देखिए मैं तो समझता हूँ कि शायद ये 2 लाख से भी ऊपर चली जाए, क्योंकि अगर हम इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज देखें तो वो 250 से अबव कहीं चल रही है इस वक्त। तो इसमें भी बहुत गुंजाइश है। लेकिन असल में जो इस वक्त आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की बात की, देखिए उसमें अभी डिप है। अभी जो फ्रांस मिनिस्टर साहब ने ज़रूर कहा है, एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज़ हुई है। टेक्सटाइल में जो कितना डिप है आप समझ रहे हैं? देखिए ओवरऑल तो देखिए टेक्सटाइल 0.64 का एक क्वार्टरली छोटा सा एक मिनिमाइज सा हम कह सकते हैं। मैं नईम साहब से पूछना चाहूँगी। नईम साहब, एक तो आपने ट्रेडिंग के हवाले से कहा कि एक दिन के अंदर जितनी ट्रेडिंग हो रही है, तो यकीनन आप फिर ये भी बता सकते होंगे कि जो हमारे पास कैश है वो कितना फ्लोट कर रहा है। हम चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान में तमाम लोग चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो और हमारे पास जो तमाम पैसा हो वो बैंक्स या एक जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी सूरत में फ्लोट करे।
तो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने काफ़ी एड्रेस भी किए और ये कहा कि अब यकीनन फाइलर का ही एक ऑप्शन मौजूद रहेगा, नॉन फाइलर का जो ऑप्शन है वो ही ऑब्सोलीट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया आपने, कैश फ्लो इन द मार्केट। ये 9,500 अरब से ज़्यादा अमाउंट हमारी इस वक्त मार्केट में है, एग्जैक्टली मूव कर रही है। और डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इस वक्त सबसे प्रायोरिटी फोकस है गवर्नमेंट का और FBR का। देखिए, अगर अभी आपने देखा होगा कि 15 दिसंबर से अभी कस्टम में एक स्पेशल प्रोसीजर्स अडॉप्ट किया है पाकिस्तान कस्टम ने, उसमें सारा कुछ उन्होंने ऑटोमेट कर दिया है। ह्यूमन इंटरेक्शन मैक्सिमम कम करने की कोशिश की जा रही है और डिजिटलाइजेशन पे लेके आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें। आपने देखें दूसरे मुल्कों की अगर हम मिसाल दें तो वहाँ तो जो रेडी वाला है ना, उससे भी कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो आप जो है थ्रू क्रेडिट कार्ड ख़रीद सकते हैं। तो ये सिस्टम पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आने वाला है और ये बहुत सारी चीज़ें अभी ऑटोमेट हो रही हैं। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और ख़ास तौर पर हमने देखा होगा कि ये जो ग्रोअर से लेके और एंड सेलर तक दरमियान में बहुत बड़ी मार्केट है जो अनटैप्ड है, अनडॉक्यूमेंटेड है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश करिए कि हम इसको डॉक्यूमेंट करें ताकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट साइकिल टू द फाइनल साइकिल तक हर चीज़ पता हो कि इसकी क्या प्रोडक्शन हुई, उसने कितने का बेचा, कितने का खरीदा और एंड यूजर ने कितने का बेचा। दिस इज द रीजन नईम साहब के रिटेल सेक्टर के ऊपर या हम कह सकते हैं जो होलसेल मार्केट है उनके ऊपर थोड़ा सा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये होलसेल की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। ग्रोअर से जब एंड पे जाते हैं तो दरमियान में सारे होलसेलर आ जाते हैं ना, कमीशन एजेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि रिटेल सेक्टर को या होलसेल सेक्टर को या जिसको आरट कहते हैं आप, ट्रेडिंग कहते हैं, इसको हाँ इसको प्रॉपरली जो नेट में लाना। देखिए ना, सैलरी क्लास हो गया या बिजनेसमैन हो गया या इंडस्ट्री हो गया या एक्सपोर्टर हो गया, ये ऑलरेडी सारे इम्पोर्टर है, ये सारे ऑलरेडी सैलरीड क्लास तो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो गई है। मैं तो कहता हूँ जो सैलरीड क्लास है इसको एक एग्जाम्पल बना के लोगों के सामने पेश करना चाहिए। देखो ये वो बेबस और मजबूर लोग हैं जो चाहते ना चाहते हुए भी टैक्स देते हैं। करें बेबस तो नहीं, ठीक है ना, यानी कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। देखिए, सैलरी क्लास के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपना टैक्स बचाए। टैक्स देना हर शख्स का फ़र्ज़ है और गवर्नमेंट का काम है हर उस शख्स से टैक्स ले जिस पे टैक्स लगता है। गरीब से टैक्स ना ले, अमीर से टैक्स ले, अपनी रेट कायम करे। और यकीन करें, ये अगर सिस्टम हमारा सेट हो गया, ख़ास तौर पे अभी जैसे कि ये चीज़ें चल रही हैं, आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन कम हुआ, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गई, ऑयल की प्राइसेस कम हो गई, $350 बिलियन अभी आ रहा है कि चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ये जो गाड़ियों की चार्जिंग के लिए। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल 2030 तक पाकिस्तान इरादा रखता है उसको बनाने का। फिर उसको अभी देखें अफ्रीका के मुल्कों में हम ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं। अभी हम बाहर से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करने की बात करें तो ये जो रिटेल सेक्टर है ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे अभी हमें बहुत कम पैसे आ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हम रिटेल अगर सैलरी क्लास से 350 बिलियन आप इकट्ठा करते हैं तो रिटेल सेक्टर से आप अगर 30 अरब इकट्ठा करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जिसको गवर्नमेंट ब्रिज करना चाहती है। मैं फिर भी ये कहूँगा कि किसी दुकान पे प्रीमिसेस पे टैक्स मत लगाएं, टैक्स इनकम पे लगाएं, प्रीमिसेस पे ना लगाएं। हाँ, और इनकम के तरीके डिफाइन करें, सिस्टम को डेवलप करें और इसमें जो करप्शन है उसको ख़त्म करें, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें और ऐसा कर दें कि हर शख्स जो है वो टैक्स दे। ख़ास तौर पे अभी देखें कल जो बात हुई है उसमें यही कहा गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स पे कमी करें। देखिए, टैक्सेशन कई किस्म की होती है ना, तो हम बेसिकली पाकिस्तान में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको ही टैक्स समझा जाता है। बाकी एक्साइज है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स है, ये काफ़ी चीज़ें हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो। रिग्रेसिव टैक्स रजीम से निकल के आप नॉर्मल टैक्स रजीम में आए और उसमें फिर सिस्टम ऐसा क्रिएट करें। और ख़ासतौर पर भी हमने देखा कि गवर्नमेंट को 1500 अरब का तो फ़ायदा हो गया, ये जो 9800 अरब रुपए रखे हुए थे सूद की मद में, और ये कमी आई है। बिल्कुल, अभी मार्कअप और कम अगर हो गया तो गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा। अच्छा, ये जो मार्कअप कम करने का ज़की साहब भी कह रहे हैं तो इसकी भी एग्जांपल बता दें। अगर आप एक बच्चे को डायरेक्ट मैट्रिक में तो नहीं भेजेंगे ना, आप स्टार्टिंग से उसको स्लोली ग्रेजुअली शुरू में कहा कि बड़ा कॉशियसली, बड़ा केयरफुली स्टेट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं ना, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है मार्कअप कम करने का, वो है इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब वो ये चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन भी ना बढ़े,
हमारा मार्केट और भी ग्रेजुअली स्टेट कंट्रोल बैंक हो। के गवर्नर साहब अब ने ये भी देखिए, बोल दिया कि इन्फ्लेशन में भी ये राइज देखिए आफ्टर वही 3 or 4 वही months। मैं आपको बताने लगा था कि जब ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है, तो हमें उससे भी, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मार्कअप कर देते हैं या इसके हालात ऐसे होते हैं फिर हम रिसेशन में चले जाते हैं, यानी कि इकोनॉमी स्टिल हो जाती अच्छा, है, अभी हम मूवमेंट कोई नहीं ऐसे होती है। प्रैक्टिकल करने के मूड में नहीं है कि हम कोई नया कोई तजुर्बा करेंगे। हाँ नहीं हम नहीं आराम से वो आराम उसको आराम से लेके करेंगे। चलेंगे। मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट अगले साल हाँ, जून तक जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मतलब जो मैं समझता हूँ कि हमारा सिंगल डिजिट में आ जाएगा, पर लेकिन अगेन उसमें मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी प्रॉपर्ली होनी चाहिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए, जो इन्फ्लेशन दो किस्म के ना, कोर इन्फ्लेशन है जिसकी हम बात करते हैं 4.9% हो गया, जिसमें आपने जाके सब्जी खरीदी, दाल खरीदी, आटा खरीदा, ट्रांसपोर्ट। एक आपका इकोनॉमिक बेस इन्फ्लेशन है जो अभी भी डबल डिजिट में है, उसको भी हमने नीचे लेके आना है और उसको लाने के लिए स्टेट बैंक कॉशियसली इसको वॉच करते हुए अपनी जो पॉलिसी है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सही फरमाया नईम साहब ने। और कहते हैं ना वो पेशेंट जो है वो अभी आईसीयू में है, यानी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी पेशेंट थी आईसीयू में, तो अभी पेशेंट बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है। तो ये आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक रिवाइवल, फाइनली हम इस रिवाइवल की तरफ बल्कि ग्रोथ की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास कमोडिटीज अपडेट्स हैं, हम देखते चलते हैं आज की इंटरनेशनली और लोकली कमोडिटीज क्या रहे रेट्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,75,837 रुपीज़ गोल्ड की पर तोला प्राइस हमारी लोकल मार्केट में मौजूद हैं ये नंबर्स, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,36,737 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 2,652.13 डॉलर। इंटरनेशनली में आप देख रहे हैं मोर और लेस कल के ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऑयल WTI पर बैरल 70.04 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 73.36 डॉलर। अच्छा, ऑयल में ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है और यकीनन अब हम डेली बेसिस पे इसके जो है वो न्यूज़ देखेंगे और कोई ना कोई डाउनवर्ड ट्रेंड ज़रूर देखेंगे। साथ साथ इंटरनेशनली ही बात हो रही है, रशिया के हवाले से न्यूज़ है, रशिया इज़ वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, और ख़ासकर हम बात करें इन्हांस करने के लिए कम्पिटिटिवनेस रीजन के अंदर, तो रशिया इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस। और साथ साथ अगर हम बात करें यूके के हवाले से, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे FTA साइन होने वाले, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाले हैं और ये यकीनन जल्द ही हम न्यूज़ सुनेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए एक और बिजनेस पार्टनर्स हम कह सकते हैं, या बिजनेस जो एक डायमेंशंस ईजी हो जाए वो हो सकती हैं। और साथ साथ यूएस के हवाले से भी न्यूज़ है कि यूएस हमारा एक एक्सपोर्ट के लिए, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा इम्पोर्टर यूनाइटेड स्टेट्स ही है हमारे पास। तो इंटरनेशनली न्यूज़ शेयर करना ज़रूरी है आपके साथ। मैं ज़की साहब से पूछती चलूँ, ज़की साहब LSM की भी बात चल रही है, तो हमारे लिए कहते हैं ना डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो हम टेक्सटाइल से अब थोड़ा सा हटके हमने एक कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें उठाई, लाइक IT जो कि हमारे नेबरहुड में तमाम काम हो रहे थे, लाइक हमारे पास राइस की एक्सपोर्ट बढ़ी, फिर हमने और कॉटन और डिफरेंट चीज़ों को भी देखना शुरू किया। एग्रीकल्चर को फ़रोग देने के लिए, लाइव स्टॉक को देने के लिए हमने SIFC का जो है वो एक सपोर्ट देखी। तो कैसा लगता है आपको, अब कितना पोटेंशियल है और बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल जो हमारी एक्सपोर्ट आइटम थी उस पर हमें हमेशा काम करना चाहिए था, लेकिन हम उस पर लेट हैं। देखिए इस वक्त लेट हैं पर अब तो है ना जी, अब इस पे फोकस कर रहे हैं। देखिए जैसा आपने मेंशन किया, IT की एक्सपोर्ट हमारी तकरीबन $3 बिलियन से एक्सेस कर गई है। इसी तरह राइस 4 बिलियन से इंक्रीज़ कर गई है। इस तरह मीट भी इंक्रीज़ हुई है, इवन टेक्सटाइल भी 2 महीने से वो भी रिकवर कर रहा है। हाँ। अच्छा, इसी तरह देखें हमारी माइनिंग एंड मिनरल्स में बहुत बड़ी एक ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर बहुत एक हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह टेक्सटाइल में हम देखें वैल्यू एडिड में नहीं गए, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गुंजाइश अवेलेबल है कि हम अभी देखिए बांग्लादेश हमारी कॉटन इंपोर्ट करके, हमारा धागा इंपोर्ट करके वो री एक्सपोर्ट करता रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? तो देखिए मैं यहाँ आपको, तो ज़की साहब जो हम तो वैल्यू एडिड क्या, हम तो इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन तो बेसिकली हम कर रहे हैं, लेकिन किसी और के हम लिए। लो वैल्यू में काम कर रहे थे, बांग्लादेश ने हाई वैल्यू में काम किया है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताऊँ नताशा कि FPCCI ने, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो 2030 का विजन बनाया है वो $100 बिलियन एक्सपोर्ट का बनाया है। अब उसके लिए इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे काम कर रहे हैं और सेक्टोरियल इकॉनमी पे काम कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो चाइना ने इसको फॉलो किया, इसको अडॉप्ट किया, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के ऊपर। तो इस वक्त हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी इस वक्त रिसर्च और डिपार्टमेंट जो है इस वक्त काम कर रहा है और एक एक डिस्ट्रिक्ट को भी और सेक्टोरियल इकॉनमी पे भी काम कर रहा है।
तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि इतनी गुंजाइश है एक्सपोर्ट के हवाले से। सिर्फ हमें जो इस वक्त ज़रूरत है बिजनेस कम्युनिटी का, वो है कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की। इसमें हमने गवर्नमेंट से अभी हम इस पर भी काम कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर, कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए देखिए आप डॉलर 278 पे मेंटेन हुआ है, अगर जो इंटरेस्ट रेट है 9, 10 या 11 जिस पे भी फिक्स हो जाए, लेकिन कंसिस्टेंट चाहिए। देखें कोई भी इन्वेस्टर आता है वो 2-3 साल की एक लॉन्ग टर्म लुक के ऊपर आता है। अगर एक इन्वेस्टर को ये पता हो कि यहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का रेट 9 सेंट मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट रेट ये मिलेगा, मुझे टैक्सेस ये मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं आपको बताऊँ कि इस पर लिस्टेड कंपनी के ऊपर नताशा 60% प्लस टैक्सेस है, ठीक है। तो अभी आपने 2 मिनट पहले टैक्सेस के ऊपर बात की, तो हमने ये फाइनेंस मिनिस्टर को जब लास्ट बजट आया उस पर भी हमने रिक्वेस्ट की कि टैक्सेस को आप सिंगल डिजिट करें। आप देखिए टैक्सेस आप जितना बढ़ाते जाएंगे लोग टैक्स पे से निकलते जाएंगे। हमें एक एनवायरनमेंट डेवलप करना है, एक कल्चर डेवलप करना है कि लोगों को पहले टैक्स में लेकर आएँ। और इसमें मेरी एक ये भी रिकमेंडेशन है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से और FBR से कि जो पास्ट की जो ट्रांजैक्शन हुई हुई है उसको टच ना किया जाए। लोगों को एक दफ़ा एनवायरनमेंट में ले आएँ, कल्चर में ले आएँ, सिस्टम में ले आएँ और फ्यूचर की उनसे बात करें और पाई को बड़ा करें। देखिए अभी तक मैं आपको यहाँ पर फिक्र बताऊं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो एमनेस्टी में आ गए उनको छोड़ दिया जाए? देखिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए उसकी वजह से लोग डर की वजह से सिस्टम में आ नहीं रहे हैं। डर कैसा सर? डर क्यों? डर तो जब होगा ना जब कुछ किया होगा। देखिए उसमें देखिए अगेन मैं एक ये बिजनेस कम्युनिटी की फीडबैक आपको दे रहा हूँ। देखिए लास्ट ईयर FBR का टारगेट था 9,400 अरब, इस साल उन्होंने बनाया 12,900 अरब और इस साल अभी तक शॉर्टफॉल है उसके अंदर FBR को, क्योंकि अभी तक जो है रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हो रहा है FBR को। तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें लास्ट 2 ईयर में सिर्फ दुबई में $11 बिलियन इन्वेस्ट किया पाकिस्तान ने। क्या वजह है? चलिए मैं शम्स साहब का टेक ले लूं, फिर मैं पूछती चलूं। शम्स साहब, जकी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, नईम सिद्दीकी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इकोनॉमी की बात हो रही है, लेकिन एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एक चेंज है या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो रेज होता है यहाँ पर, वो ये कि थोड़ा सा जकी साहब का कहना ये है कि बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए टैक्सेस के हवाले से, खासकर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेशन को जो है वो एक सिस्टम में लाया जाए। और दूसरा ये कि जो बिजनेस कम्युनिटी काम कर रही है उनको बार बार उनको तंग ना किया जाए, पिछले सवाल ना पूछे जाएं, 5 साल का डेटा ना मांगा जाए और उनसे ये कहा जाए कि बस वो काम करें और टैक्स दें। तो आप अपना पर्सपेक्टिव भी बताइए और ये भी बताइए कि जो इस तरीके से फिर ब्लैकमेल हो जाएगा ना कि हम यहाँ नहीं इधर जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। टैक्स तो देना हर पाकिस्तानी की एक ड्यूटी है, उसको अपने राइट्स तो याद हैं कि रोड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर टैक्स फाइल भी तो करना जरूरी है। टैक्स गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी जब एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के अलावा उसको जरूरत होगी? देखें आपने जो बात की है इसी के अंदर ही सारे जवाब हैं। आपने कहा हर पाकिस्तानी को टैक्स देना होगा, क्योंकि अगर हमने ग्रोथ लानी है तो पाकिस्तान का जो टैक्स का जो सिस्टम है, जिसमें हमने टैक्स रेट कॉर्पोरेट सेक्टर पे खासतौर पे मैं बात करूंगा, लिस्टेड कंपनीज पे, उसे बहुत ज्यादा है, जहाँ से हमने LSM के अंदर ग्रोथ लानी होती है। अगर हम टैक्स बेस को बढ़ा दें तो हमारे पास जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके ऊपर टैक्स जो 60% पे हो गया है, उसको नीचे लाने की हमारे पास बहुत ज्यादा गुंजाइश है, हम नीचे ला सकते हैं, तभी ग्रोथ आएगी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अब हमने इकोनॉमिक रिकवरी तो कर ली है, पाथ जो था उसके ऊपर हम सही उस पर चल पड़े हैं, लेकिन अब हमारे पास जो इशू है वो ग्रोथ का है, और ग्रोथ तभी आएगी जब हम रीजनली एनर्जी के अंदर कम्पिटिटिव हो जाएंगे। आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 40,000 से ज्यादा की है, लेकिन 25 से 27-26,000 मेगावाट की आपकी कंजम्पशन होती है। तो आप उसकी वजह यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती 19 सेंट 20 सेंट के ऊपर इतनी महंगी बिजली लेके। उनको चाहिए कि जो खित्ते के अंदर 8 से 9 सेंट का टैरिफ चल रहा है वो मिले। तो आप देखेंगे कि यही इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा आ जाएगी, हर सेक्टर खाली पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि हम उस महंगी बिजली को लेके अपने जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनके साथ compete नहीं कर पाते, इसलिए हुकूमत को एक जिस तरह से हमने विंटर पैकेज का एक ऐलान किया गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है आज की कैबिनेट मीटिंग में भी कि एक मुआशी प्रोग्राम है ये लॉन्च किया जाएगा और जल्द ही, ताकि जो इंडस्ट्रियल हम कह रहे हैं कि यूजेज है उसको भी केटर किया जाए और जो घरेलू सारिफीन है उनके लिए भी एक ये मददगार साबित होगा।
जी देखें ना, आप गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है, आईपीपी के साथ निगोशिएशन शुरू हो चुकी है। अब आपका जो बायो उसके मास की थी, बेगास की है, उनके ऊपर भी उनको ले आए हैं। तो अब जो है एनर्जी का टैरिफ नीचे आएगा और इसको लाना चाहिए। साथ ही जो कॉस्ट है ना उस बेस के ऊपर जाए। हमने एक बहुत बड़ा एक वो रखा हुआ है फ्लॉ जो दुनिया में कहीं नजर नहीं आता कि हम अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बहुत सस्ती एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इंडस्ट्री को चार्ज करते हैं ज्यादा। उनका चूल्हा जलाने के लिए आपको इंडस्ट्री को अगर महंगा करेंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस वक्त आप देख लें ग्रोथ आपकी लार्ज स्केल सेक्टर में नीचे जा रही है। ऑपोजिट आप समझते हैं? देखिए बिल्कुल, आपका दुनिया में कहीं भी डोमेस्टिक कंज्यूमर को इतनी सस्ती बिजली नहीं दी जाती। यहाँ पर तो इंडस्ट्री को महंगी देके डोमेस्टिक कंज्यूमर से ली जाती है। वो आपके एवरीडे एग्जांपल है कि घरों में गैस के चूल्हे जलते रहते थे, लाइटें ऑफ नहीं होती थी, तो लोग ये अपनी एनर्जी सेविंग नहीं करते क्योंकि उनको सस्ती मिल रही है। दुनिया का किसी मुल्क में भी जो टैरिफ है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर का इतना कम नहीं होता। हमारे यहाँ इतना, क्योंकि इसमें डिसीजन जो है वो पॉपुलर डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन अब गवर्नमेंट उस करें ना कर रही सर, है। अब की बात करें ना, पहले की बात छोड़ देते हैं ना। अब बताएं, जो अब मौशी पॉलिसीज चल रही हैं, जो अब डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अब तो सारे डिसीजंस आप समझ सकते हैं अनपॉपुलर लिए जा रहे हैं। सारे सही, अब सारे डिसीजन ऐसे हो रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये सब सेट हो जाएगा। आप देखें ना 38% इन्फ्लेशन था, 4.9 और अभी दिसंबर का आपका अराउंड 3.5% पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड लो हो चुका है जो आपका 22% पे था। ये सब बेहतरी की तरफ इकदाम किए जा रहे हैं क्योंकि पुरानी आदत थी, पुरानी लोगों की जो चीजें थी उसको ठीक करने में टाइम लगता है और एनर्जी अब सस्ती होगी। देखिए आपके पास एक और बड़ी चीज है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सोलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग सोलर की पावर जनरेशन कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट डोमेस्टिक घरों से लेके और उनको सिर्फ एक यूनिट के बदले यूनिट देने का वादा कर ले। महंगी सस्ती खरीदने की बजाय आप कहें जी अगर आपने एक यूनिट लिया था तो हम आपको एक यूनिट देंगे, 100 लिया तो 100 देंगे। तो ये आपको एक सरप्लस और सस्ती बिजली मिल जाएगी जो हमारा ज्यादातर इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम उसको सस्ता कर सकें। तो ये सोलर पाकिस्तान में पूरा साल 365 डेज आप देखें हर जगह धूप होती है, सूरज होता है, तो ये हम आप करा के 5-6 घंटे हमारा उस पे जा सकता है। बहुत बड़ा इक़दाम है। साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं नईम सिद्दीकी साहब से पूछना चाहती हूँ। नईम सिद्दीकी साहब, गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी? गवर्नमेंट बिजली के बिल से भी टैक्स लेती है, लोग टैक्स देना नहीं चाहते या लोग टैक्स देते नहीं है, फाइल नहीं करते। अवेयरनेस दी गई, किसी तरीके से भी उनको बताया गया कि टैक्स देना ज़रूरी है। जो आपने सैलरीड क्लास का जिक्र किया या बिजनेस कम्युनिटी का जिक्र किया या कॉर्पोरेट सेक्टर का जिक्र किया, वो सब तो टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आम लोगों से टैक्स लेने का भी एक तरीका ये है कि बिजली के बिल्स या यूटिलिटीज़ के बिल्स से लिया जाए। और कैसे टैक्स लिया जाएगा? फिर तो इनडायरेक्ट टैक्स ही एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए, एक तो टैक्स ना लेने की एक वजह ये है कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। हमारे जो बड़े सेक्टर्स हैं ना, वहाँ पे टैक्स की चोरी ज़्यादा है। और जो छोटे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही छोटे जैसे रिटेल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की रिट नहीं है टैक्स लेने की। नहीं, टैक्स तो लेना चाह रहे हैं लेकिन वो आगे से ब्लैकमेल करेंगे तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालेगी ना। पॉलिटिकल एंगेजमेंट है इसमें, एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। देखिए, दुकानदार एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वो कहते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमारे साथ तय करें कि किस तरह टैक्स लेना है। वो टैक्स लेने से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन टैक्स लेने का तरीका कार गलत है। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि आप प्रीमिसेस पे टैक्स ना लगाएं। अब इनकम टैक्स देखें, एक आदमी अगर साल में 6 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है, अगर कोई कैश का बिजनेस कर रहा है, तो हाउ डू यू फाइंड आउट द इनकम? उसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया कि वो डॉक्यूमेंटेशन करे गवर्नमेंट। ये सरकार का काम है, ये अवाम का काम नहीं है। सरकार का काम है। मैं ज़की साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, सरकार क्या करे? इतना ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, आपको इसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और ख़ासकर जो आपने चेंबर्स का जिक्र किया, दे आर वेरी कीन, दे आर डूइंग देयर सेल्व्स के कुछ ना कुछ ये ऐड ऑन कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। और ऑफ कोर्स इनसे जो एक नेगोशिएशंस होती हैं तो इसमें काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो ऐसे ही कोई हल चेंबर्स की तरफ से दिए गए? देखिए नताशा, लास्ट टाइम जब बजट की एक्टिविटी हो रही थी तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कैटेगोरली ये रखी कि आप FPCCI के साथ, चैम्बर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ आप बैठें और आप हमें बताएं कि आप टैक्स कितनी कलेक्शन चाहते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमने कहा कि अभी 4 या 5 मिलियन जो है टैक्स पेयर हैं, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की और उनको 1 पेजर हमने एक बनाकर दिया
अभी जो इस वक्त जो एक टैक्स भरने के लिए एक 8-10 पेपर का एक फॉर्म है जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं फाइल कर सकता, तो हमने उनको एक 1 पेजर बना कर दिया। प्लस हमने कहा कि आपको हम 3 इयर्स के अंदर 5 करोड़ फाइलर बनाकर देंगे FPCCI, लेकिन आप हमारे साथ बैठें, स्टेक होल्डर के साथ बैठें, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लें, और वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड FBR करेंगे। ने जो टैक्स आसान ऐप और इस टाइप की एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं जो कि देखिए- टैक्स फाइल करने के लिए है। देखिए इस सारे काम के लिए ना, मैंने अब जैसे आपको पहले भी कहा कि हमें एक एनवायरनमेंट एक डेवलप There is करना a will, है, एक there is a कल्चर way, एक डेवलप करना पड़ेगा, एक दफ़ा सिस्टम में लाना पड़ेगा लोगों को, फिर आप ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करेंगे। तो हमें पहले एक ग्राउंड, एक प्ले ग्राउंड देना पड़ेगा जिसमें लोग आएँ ग्राउंड के अंदर, फिर उनके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप पहले उनको कुछ यानी कि कमाने जो दें। न्यू टैक्स पेयर्स हैं उनको बहुत Explore प्यार करें, से yes, लेके market, आना yes, पड़ेगा, फिर yes. उसके बाद उनको एक टास्क देना पड़ेगा। दैट्स राइट। ये ऑफ कोर्स ये जो एक डिबेट है वो कभी ख़त्म नहीं होती और ये डिबेट्स जो है वो चलती रहती हैं। मैं करेंसीज अपडेट्स आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स कि हमारे पास आज के दिन करेंसी के अपडेट्स क्या मौजूद हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 292 रुपीज़, सेलिंग वॉज 292.52, जबकि यूके पाउंड बाइंग रही 352.31 रुपीज़, जबकि सेलिंग वॉज 352.95। यूएस डॉलर बाइंग रही 278.1, सेलिंग वॉज 278.6। कल के दिन आपको याद होगा डॉलर थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा था। आज के दिन में कुछ 10 पैसास का फर्क दिखाई दे रहा है, बट इट इज़ स्टेबल नाउ। एक चाइनीज़ यॉन बाइंग रही 38.26, सेलिंग वॉज 38.33 के लेवल पर आज ये करेंसी रेट्स रहे। GCC करेंसी अपडेट्स हमारे पास स्क्रीन्स पर मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर। सऊदी रियाल बाइंग रही 73.94 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.08 आज के दिन के रेट, जबकि UAE दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वॉज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.82, सेलिंग वॉज 723.16। एंड लास्टली कोवित दिनार बाइंग रही 902.74, सेलिंग वॉज 904.36। ये थे आज के करेंसी अपडेट्स आपने जो देखे। करेंसी के हवाले से पूछते चलते हैं कि करेंसी की क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, और अब जो हम कह सकते हैं कि मार्केट ड्रिवन है या मार्केट जो एक डिसाइड करती है कि करेंसी का क्या रेट होना चाहिए। तो मैं ज़की साहब से भी पूछूंगी और नईम साहब से भी कि क्या रेट होना चाहिए एग्जैक्टली। और अभी जो मार्केट डिसाइड कर रही है 278 रुपीज़ जो हम देख रहे हैं रुपी की वैल्यू, इज़ दिस राइट या इसमें और गुंजाइश है, आप समझते हैं? देखिए जैसे जैसे हमने अभी इंटरेस्ट रेट को कम किया है, ये भी एक चैलेंज है 278। देखिए अगर हम ज़्यादा कम करेंगे तो एक्सपोर्ट के ऊपर एक इफ़ेक्ट आएगा। तो लेकिन इस वक्त जो इसकी करेक्शन जो है ना वो तो 245-50 बनती है, लेकिन अगेन एक पॉइंट है कि इस पर एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। तो हमें इसको भी स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि इसमें करेक्शन है, ठीक है। अब वो कितनी करनी है, कैसे करनी है, कौन सा टाइम होगा, क्योंकि अगेन अगर ये नीचे जाएगा तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगी, इंपोर्ट फिर ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो हमने इंपोर्ट को भी कंट्रोल रखना है, ये बड़ा सेंसिटिव एक मामला है। तो अगर ये जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, अगर डॉलर भी तो 45-50 पे चला जाएगा तो इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अभी बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2.5 बिलियन डॉलर जो है वो इन शेप ऑफ डिविडेंड जो मल्टीनेशनल कंपनीज को पे किया है। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। मेरे ख्याल से ये भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी को पता नहीं है, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन गया इंटरनेशनल के बहुत अरसे के बाद बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो नाराज़ थी कि हम डिविडेंड नहीं लेके जा रहे पाकिस्तान से, तो ये भी एक बड़ी अच्छी रिपैट्रिएशन हुआ है। बिल्कुल। नईम सिद्दीकी साहब, डॉलर के प्राइस को क्या देखते हैं? ज़की साहब ने तो कह दिया कि 250 अराउंड इसकी वैल्यूएशन दिखाई देती है। ये देखें जो दुनिया में जहाँ जहाँ आपने देखा है ज़्यादा ट्रेड होती है या जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है ना, वहाँ आप देखा कि एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको कहते हैं करेंसी स्टेबलाइजेशन। आप हांगकॉन्ग देखें, सिंगापुर देखें, मिडल ईस्ट गल्फ कंट्रीज देखें, वहाँ पे अरसा दराज से एक सस्टेनेबल जो है ना वो रेट है करेंसी का, इसलिए वहाँ पे लोग बेखौफ ख़तर होकर ना इन्वेस्ट करते हैं। ये मार्केट ड्रिवन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन देखिए ये इस गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव साइड ये है कि ये करेंसी को ये कंट्रोल करेंगे, तवज्जो देंगे उसके ऊपर, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाकी इंडिकेटर्स भी ठीक करते साथ। अच्छा अब देखिए आपका ट्रेड डेफिसिट जैसे से कम होगा ना, आपकी जो करेंसी है ना वो बेहतर होगी।
करेंसी का इस रेट पे होना या इससे 10 रुपये नीचे ऊपर होना इसका इतना फ़र्क नहीं करता जितना इससे पड़ता है कि पिछले 2 साल से आपकी करेंसी का रेट क्या है। अगर आज एक इन्वेस्टर बाहर से $1 बिलियन लेके आता है, वो कहता है कि जी मैं 278 पे लेके आया हूँ, जब उसको रिपेट्रिएशन करनी है रुपीज़ की कन्वर्जन के बाद वो 350 पे चले जाता है, तो वो फिर उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। पिछले सालों में यही हुआ है कि अनस्टेबल करेंसी होने की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सके। लेकिन अगर अब जो आप पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि एक तो पॉलिसी रेट कम हो रहा है, दूसरा ये करेंसी की स्टेबलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर दोनों बेहतर हो रहे हैं, और साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप देख रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब होते हैं तो बाहर का देखिए, बाहर का जितना भी इन्वेस्टर ना वो कहीं भी इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट चाहिए, वो लॉस के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। तो वो एरियाज फिर देखते हैं कहाँ पे हमने। शम्स साहब से बिल्कुल हम लेते चलते हैं। नईम साहब आपने सही फरमाया। शम्स साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि एक तो हम ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं, करेंसी के भी रेट्स आपने देखे, यहाँ पर हमारे पास डॉलर जो है उसकी रियल वैल्यू कम दिखाई देती है, लेकिन समहाउ हम एक्सपोर्टर्स को भी मद्देनजर रख रहे हैं, जैसे ज़की साहब ने भी कहा और नईम साहब ने भी। आपका क्या टेक है इस पे कि ओवरऑल जो अभी सिचुएशन चल रही है, एलएसएम ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ हम कह सकते हैं कि कंसर्न है, और थोड़ी सी एक ग्रोथ का डिक्लाइन फर्स्ट क्वार्टर में आया है 0.624 समथिंग। तो क्या लगता है आपको, कैसे इसको प्रॉपरली कूप अप किया जाएगा और फिर इसको एक तरीके से जो है बढ़ाया जाए? देखिए नताशा, पहले तो मैं करेंसी के हवाले से आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो हमारा जो है डॉलर और रुपये का जो पैरिटी चल रही है फ्री फ्लोट पे चल रही है। ये कहना गलत है कि इसको मैनेज कर रही है हुकूमत, क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम ऑलरेडी हैं। ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डॉलर का रेट बनता है। इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो रुपया जो है कमजोर हो जाएगा। इंपोर्ट्स अगर स्टेडी चलेंगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगी, तो आपका डॉलर जो है करेंसी स्टेबल रहेगी। अभी आपका जो इस महीने का सरप्लस करंट अकाउंट सरप्लस आया है, को $729 मिलियन का सरप्लस आया है, और यही वजह है कि आपकी करेंसी अभी स्टेबल है इस पोजीशन पे। और आगे जाके अगर आप ये जो कह रहे हैं कि 245 200, ये कुछ क्वार्टर्स ऐसे हैं जो उन साइड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं जो इंपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो करेंसी को उस लेवल पे लाना ही नामुमकिन है इस वक्त हमारे पास। अगर आप देखें रिजर्व्स हमारे पास, सऊदी अरब के रिजर्व्स हमने वहां से डिपॉजिट रखवाए हैं, चाइना से रखवाए हैं, यूएई से रखवाए हैं, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। इस वक्त बहुत अच्छा स्टेट बैंक प्ले कर रहा है कि एक तरफ मार्केट से डॉलर को बाय करके अपने रिजर्व्स को इंप्रूव किए हैं, और आप देखेंगे रिजर्व्स आपके कैसे ऊपर जा रहे हैं, और साथ ही आपकी एक्सपोर्ट्स में भी ग्रोथ आ रही है, अराउंड 12% से ज्यादा की ग्रोथ आ रही है। ये ग्रोथ रहेगी तो हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, सस्टेनेबल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर हमने ये वेंचर करने की कोशिश की और कि जी हमने इसको 235-45 पे, तो एक तो ये वायलेशन होगी आईएमएफ की, दूसरा ये कि आप अपने जो है एक्सटर्नल अकाउंट को ओवरहीट कर जाएंगे। जैसे माजी में आपने देखा कि कितना ज्यादा आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया, तो इस वक्त तो बड़ा बैलेंस चल रहा है। सिर्फ ग्रोथ का इशू है, ग्रोथ तब आएगी जब उनको एनर्जी सस्ती मिलेगी। अब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ चुका है, इससे नीचे आगे 1% की और गुंजाइश होगी जो नए 2025 में होगा। आपकी इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएंगी आपके पास अगर एनर्जी सस्ती मिलना शुरू हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको इसी तरह से अटैक शम्स साहब बिल्कुल सही फरमाया। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। आप तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच। नईम सिद्दीकी साहब आपने ज्वाइन किया है, और ज़की साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। ऑफ कोर्स प्रोग्राम में ये तमाम डिबेट्स चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि फाइनेंस टीम इस तमाम चीज़ों को लेके देख रही है कि ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी के इंडिकेटर सेट नहीं हो रहे। इसके पीछे बहुत सारी एक हम कह सकते हैं सोचें हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, और इसके बाद बहुत सारा एक होमवर्क है। और फिर 1 साल के बाद, इतनी स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद, हम जब इकोनॉमी के रिवाइवल की तरफ आ गए हैं, तो कोई भी ऐसा डिसीजन लेना जिसमें एक हम कह सकते हैं लेमैन डिसीजन ले लिया, तो वो यकीनन कोई भी चीज़ जो है वो मैसअप कर सकती है। तो इकोनॉमी को बिल्कुल फाइन ट्यून करके लेके जाया जा रहा है, और यकीनन आने वाले दिन मजीद बेहतर होंगे, ये हमारी दुआ भी है और एक्सपेक्टेशन भी है, एज वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और आने वाले दिन वाकई बेहतर होंगे। दैट्स इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करके इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।